हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले की क्लासेस में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। यस, फर्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन होता है वो कैसा होता है? क्या वो ओनली पास्ट का होता है, क्या ओनली प्रेजेंट का होता है, क्या ओनली फ्यूचर का होता है, या फिर वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये कैसे होता है इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। यहाँ पर मिस्टर एक्स अपने मटेरियल की डिलीवरी करेगा मिस्टर वाई को, और उसके बदले में मिस्टर वाई यहाँ पर 3000 रुपीज़ की पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पास्ट की, तो एक्स अपने मटेरियल की डिलीवरी कर चुका है और वाई उसके बदले में उसे कुछ टाइम के बाद 3000 रुपीज़ की पेमेंट करेगा। तो एक्स ने क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी कर दी है, जो कंसिडरेशन है वो बन गया है उसका पास्ट का। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कैसे है? जिस टाइम पर एक्स डिलीवरी कर रहा है मटेरियल की, वाई उसी टाइम पर पेमेंट कर रहा है ₹3000। ओके, तो इसे बोलेंगे कि ये कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट का है। फ्यूचर का कैसे होता है? एक्स मान लेते हैं बोलता है कि 1 मंथ के बाद मैं डिलीवरी कर दूंगा मटेरियल की, और वाई भी तब बोलता है कि मैं 1 मंथ के बाद ही आपको पेमेंट कर दूंगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अभी बन गया है। तो ये क्या होगा? कंसिडरेशन फ्यूचर का होगा। क्लियर? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द कॉन्ट्रैक्ट इज। यहाँ बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका एक ही पार्ट है जो अनलॉफुल है। तो ऐसी केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वो वैलिड होगा या वॉइड होगा? या वैलिड उतना ही होगा जितना लॉफुल है, या वॉइड उतना ही होगा जितना अनलॉफुल है? तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स ने बोला है, ऑफर दिया वाई को कि आप मेरी कंपनी में एक मैनेजर बनिए, और मैनेजर बनने पर मैं आपको सैलरी दूंगा 20,000, और उसी के साथ में आप मेरी ड्रग्स की डीलिंग करना, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगा 5,000। तो यहाँ पर जो मैनेजर बनने पर जो उसे पेमेंट की जाएगी वो तो लॉफुल है, बट यहाँ पर जो ड्रग्स की डीलिंग करने पर जो पेमेंट की जाएगी वो अनलॉफुल है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है अनलॉफुल के लिए, ठीक है, उस कंसिडरेशन के लिए यहाँ बोला गया है जो कि अनलॉफुल होगा। तो यहाँ अनलॉफुल उतना ही है जितना वहां पर वो मैनेजर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा ड्रग्स की डीलिंग का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी, जिसमें बोला गया है कि वॉइड टू द एक्सटेंट द सेम आर अनलॉफुल। उतना ही वॉइड होगा जितना वो अनलॉफुल काम कर रहा है, जो कि वो ड्रग्स की डीलिंग करके देगा, और जो उसके अलावा मैनेजर का होगा वो वैलिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन से हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं माने जाते? तो हमारा यहाँ पर आंसर दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए है अ माइनर। नेक्स्ट है बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब ऐसा पर्सन जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशंस को, कंडीशंस को समझने की कंडीशन में नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सी अ पर्सन हु हैज़ बीन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब एक माइनर हो, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन हो, या फिर ऐसा पर्सन जिसे लॉ से डिसक्वालीफाई किया गया है, तो वो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट पार्टीज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियस एड एडियम मीन्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि देखिए यहाँ पर बात की गई है कॉन्शियस माइंड की। जैसे कॉन्शियस माइंड होता है तो उसके लिए एक फ्रेज यूज की जा रही है। तो यहाँ बात की जा रही है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों ही पार्टीज को जो सेंस है कॉन्ट्रैक्ट की उसे उसी सेम वे में समझना होगा, और उनका जो माइंड है उस टाइम पर सेम सेंस में समझ रहा हो। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है? बी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग के लिए और सेम ही सेंस में वो समझ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब पार्टीज को डरा धमकाकर या फिर किसी अदर थिंग्स के थ्रू उनसे कंसेंट ली जा रही है। तो यहाँ पर अगर विदाउट फ्री कंसेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो वॉइडेबल होगा, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, कोर्शन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो अगर इनके किसी के कारण पार्टीज की कंसेंट ली जा रही है, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइडेबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है
ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर, ये सिंपल सा है, जो भी हमारे इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है वॉइड एब इनिशियो। ओके, नेक्स्ट है इफ एन एग्रीमेंट सफर्स फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी इट इज, अगर कोई एग्रीमेंट जिसमें अनसर्टेनिटी रहती है तो वो कैसा होता है, वो वॉइड होता है। हम पहले की क्लासेस में डिस्कस करके आए हैं। इसे फिर से एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि दो पार्टीज हैं, यहाँ पर एक्स वाई को बोलता है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ और आप मेरी कार को 2 लाख या 3 लाख रुपीज में ले लेना। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, कंसिडरेशन है, कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा है कि वो कार 2 लाख में देगा या फिर 3 लाख में देगा, तो अनसर्टेन है यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम वॉइड बोलते हैं। ओके, अ प्रोमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और एसर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अनसर्टेन इवेंट को लेकर प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तभी मनी की पेमेंट की जाएगी। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो फ्रेंड है और वे आपस में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर आज बारिश होती है तो मैं तुम्हें 50 रुपीज़ दूंगा और अगर बारिश नहीं होती तो तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट वो कहलाएगा वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो किसी एक पार्टी की ऑप्शन पर इन्फोर्स हो सकता है वो कहलाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि कोerशन के कारण, फ्रॉड के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जहां पर वन पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होती है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पर्सन की कैपेसिटी कैसी होती है, ही इज़ अ मेजर और साउंड माइंड, वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। यस, बिल्कुल। इफ़ ही कैन फुली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है डी, इफ ही फुलफिल ऑल द अबव कंडीशंस, बिल्कुल यस, हमारा करेक्ट आंसर है डी, यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है चूज करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। वॉइड एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज इलीगल, ऐसा नहीं होता है, वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइडेबल, जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं नहीं, वो वॉइड होते हैं स्टार्टिंग से, तो ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो इलीगल एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, इसलिए इन्हें वॉइड एब इनिशियो बोला जाता है। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज इलीगल, ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड, देखिए यहाँ पर ए एक घोड़ा बेच रहा है बी को और जानता है कि उसका घोड़ा ठीक नहीं है और फिर भी वो बी को सेल कर देता है और कुछ भी नहीं बताता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फ्रॉड बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज, मतलब यहाँ पर दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक हो गई है, तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि दो पार्टीज हैं एक्स और वाई, दोनों ही एग्रीमेंट कर रही थी, तो उन दोनों को, वो किसको लेकर एग्रीमेंट कर रही थी, एक हॉर्स था उसको लेकर वे एग्रीमेंट कर रही थी। जब उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो उस टाइम पर वो हॉर्स मर चुका था और ये बात ना एक्स को पता थी और ना ही वाई को पता थी, तो दोनों को ही नहीं पता थी, तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर म्यूचुअल मिस्टेक थी, दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक थी, तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बन जाता है तो वो वॉइड होता है। ओके, नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक पार्टी की मिस्टेक, और यहाँ क्या बोला गया था, दोनों ही पार्टी की मिस्टेक थी, ठीक है, बोथ पार्टीज, तो ये थोड़ा सा अलग है हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वो वैलिड होगा, या एक पार्टी की मिस्टेक होगी तो वैलिड होगा, दो की होगी तो वॉइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इफ कंसेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोerशन द एग्रीमेंट इज वॉइड, अगर आपकी कंसेंट कोerशन से ली गई है तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता है, तो ये क्या है आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है
इफ अ पार्टी इज माइनर द एग्रीमेंट इज वॉइड। यस, अगर पार्टी माइनर होती है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर हमारे एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इफ द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कंसिडरेशन भी अगर लॉफुल होता है तो एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, वो कौन सी थी, फर्स्ट थी, जिसमें ये बोला गया कि क्वेश्चन से अगर कंसेंट ली गई है तो वो वॉइड होगा, तो ये इनकरेक्ट है, वो वॉइडेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच में रेंडर एन एग्रीमेंट वॉइड। तो यहाँ पर क्या है जिससे हमारा एग्रीमेंट वॉइड बनता है, क्वेश्चन कॉजिंग कंसेंट, मतलब क्वेश्चन से ली गई कंसेंट, तो ये क्या होती है, वॉइडेबल होती है, तो ये वॉइड नहीं होता। अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉजिंग कंसेंट, तो इससे भी क्या होता है, वॉइडेबल होता है। नेक्स्ट है फ्रॉड कॉजिंग कंसेंट, इससे भी क्या होता है, वॉइडेबल होता है। नेक्स्ट है डी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड को रोकने का कोई अगर एग्रीमेंट होता है तो वो कैसा होता है, वो वॉइड होता है। ओके। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ जितने भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही हम लास्ट अभी डिस्कस करके आए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप इसका आप करेक्ट आंसर ही देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विच अ प्राइस टैग इज एन। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि एक शॉप है जिसमें गुड्स लगी हैं और उस गुड्स पर प्राइस टैग लगे हुए हैं। तो ये प्राइस टैग क्या है, ये ऑफर का काम कर रहे हैं या फिर इन्विटेशन टू ऑफर है या फिर ये काउंटर ऑफर है। तो इसका करेक्ट आंसर है इनविटेशन टू ऑफर। जो प्राइस टैग लगे होते हैं वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और ऑफर करिए, और फिर उसके बाद में एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट बनेगा। तो ये होते हैं इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट है ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promised to give his daughter B rupees 10,000 puts his promise to be in writing and registered it this is। तो यहाँ बोला है कि ए देखिए लव एंड अफेक्शन के कारण प्रॉमिस कर रहा है अपनी बेटी बी से कि वो उसे 10,000 रुपीज देगा, और उसके बाद वो इसे राइटिंग में भी ले आता है और रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। अगर ये राइटिंग और रजिस्टर्ड ना होता तो हम नहीं बोल सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो यहाँ पर ये राइटिंग में आ गया और ये रजिस्टर्ड हो गया है, तो ये इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट है एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स है, हाउस नहीं है। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन। देखिए ए ने क्या करा है, ये एग्री हुआ है कि ये बी से हॉर्स लेगा, और जिस टाइम पर इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा था हॉर्स मर चुका था, और ये बात किसी भी पार्टी को नहीं पता थी। तो इस तरह का अगर एग्रीमेंट होता है वो कैसा होगा, ये अभी हम लास्ट में डिस्कस करके आए हैं, वो वॉइड होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टी की मिस्टेक हो गई है। आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अच्छे अच्छे व्यूज़ देते रहिए। आपके जो व्यूज़ होते हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, और आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।